मैंने हिंदू हित के लिए काम किया। मेरा बैनर हिंदू पुत्र है, मुस्लिम विरोधी पुत्र नहीं। गौकशी की जाती है अवैध रूप से। मैं सामाजिक सौहार्द चाहता हूँ और इसी कारण से अगर मुझे आमंत्रित किया जाएगा तो मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा। तो जिसके दरवाजे पर नेताजी जा गए रहते हैं वहाँ पर के लोग बोलते हैं कि तोरा यह समय मिल लोगे बतियाए के। समस्तीपुर के अंदर भी निरंतर नाला निर्माण और सड़क निर्माण, गली गली का निर्माण किया जा रहा है। क्या इसका मतलब है कि बराबर कमीशन सभी लोगों को मिलता है? बिना किसी तकनीक के, बिना किसी रोड मैप के नालों का निर्माण कराया जाता है। बीएड कॉलेज की स्थिति ऐसी रही कि वहाँ स्टीमर चलाया जा सकता है। अगर आपका एक मोबाइल चोरी हो जाता है, खो जाता है, आप मोबाइल के लिए सनहा कराने अगर थाना जाते हैं तो वहाँ भी आपको चुमाउन देना पड़ता है। हमारे यहाँ का लोकल भाषा है चुमाउन, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। और नहीं तो आपको साहब लोग बोलेंगे कि काहे नहीं ठीक से संभाल कर रखा था, रे मोबाइलों नहीं संभलता है, हेरा जाता है। तो नेताजी लोग अपना पिटारा खोलेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, उनके एजेंट लोग अपने लोगों को मैनेज करेंगे। नमस्कार, डी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपाली। सनातन धर्म से जुड़े अविनाश कुमार उर्फ बादल सिंह हिंदू धर्म प्रचारक हैं। उन्होंने समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र 133 के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। वे आज डी न्यूज़ में लाइव हैं। नमस्कार, हम हैं हरीश्वर। आज मैं ऐसे शख्सियत से मिलने आया हूं जो सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म के प्रचारक हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। कल इन्होंने अपना नामांकन पर्चा भी भर लिया है। बाकी परिचय हम इन्हीं से लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम कह देते हैं, समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार में कहीं भी किसी को यदि खून की आवश्यकता हो तो शरीर से और अपना खून देने के लिए तैयार होने वाले शख्स का नाम है बादल सिंह। कैसे हैं? बढ़िया, नमस्कार। हमारा नाम अविनाश कुमार बादल है और मैं स्थायी निवासी समस्तीपुर का हूँ। पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 1 में हमारा घर है और संस्था एक हिंदू पुत्र संगठन के नाम से हमारी संस्था है, जो बिहार ही नहीं बिहार के अन्य जगहों पर भी हिंदू धर्म जागृति को लेकर कार्य कर रही है। और दूसरी हमारी संस्था है जो सनातन सेवा संस्थान के अंतर्गत काम करती है, सनातन रक्तदान समूह। जो दादा आपने बताया बिहार, तो हमारी संस्था बिहार नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र, मतलब हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में अगर किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग उनकी ज़रूरत को निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क पूरा करते हैं, करवाते हैं। और लगभग इधर चार सालों में के निरंतर प्रयास से संस्था के माध्यम से 2000 लोगों से अधिक लोगों को खून उपलब्ध कराया जा चुका है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे हिंदू पुत्र संगठन के जो हमारे साथी हैं वो सभी अपना 3 महीना पूरा होने पर रक्तदान करने को तैयार रहते हैं। और आज उन्हीं साथियों के बल पर, उन्हीं साथियों की हिम्मत पर मैं समस्तीपुर विधानसभा 133 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन मैंने कल किया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम, 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 जय माता दी, जय माता। बादल भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बादल भैया जीतेगा, बादल सिंह जिंदाबाद, 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 बादल भैया 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 जिंदाबाद, 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 बादल सिंह जिंदाबाद, 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 अविनाश कुमार बादल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अविनाश कुमार बादल सिंह जिंदाबाद, 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 अविनाश कुमार बादल सिंह जिंदाबाद, 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 अविनाश कुमार बादल सिंह।
ये आशा है और ये उम्मीद है कि जनता मुझ पर विश्वास जताएगी और मैं एक सेवक के तौर पर अपने समस्तीपुर को ठीक करने का प्रयास करूंगा। ये बताइए, चुनाव लड़ने का मन कैसे बना आपका? देखिए, चुनाव लड़ने का मन बना कि एक तो मैं ऑलरेडी अपने क्षेत्र में मैंने जिस क्षेत्र का भार उठाया, अगर हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व को लेकर जो एक बिखराव है, जैसा कि आपने न्यूज़ पर देखा होगा कि न्यूज़ में जब वोट का आकलन किया जाता है तो उसमें आकलन किया जाता है जैसे हिंदू वोटर्स को जाति में बांटा जाता है। बनिया वोट इतना, भूमिहार वोट इतना, ब्राह्मण वोट इतना, तो दलित वोट इतना, इस तरीके से बताया जाता है। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, उनका एक प्रतिशत बताया जाता है कि इतना प्रतिशत वोट है। अब हमारा देश तो पंथ निरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन ये बंटवारा सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों है? ये बड़ा आसान सा बात है कि भाई अगर वोट की गिनती होनी है तो जातिगत क्यों गिनती होती है? एकजुटता की बात हो और सभी का जब परसेंटेज दिया जाता है तो हिंदू का भी परसेंटेज दिया जाए। तो इन सब चीज़ को लेकर हमेशा खलता था और समस्तीपुर के अंदर हमने हिंदुत्व के झंडे को लेकर, भगवा झंडा को लेकर जो काम किया है, समस्तीपुर में ऐतिहासिक रामनवमी की CEA समर्थन रैली, जो भव्य ऐतिहासिक रैली रही हमारी समस्तीपुर में, उसको हमने किया। अन्य भी गौ तस्करी पर आवाज़ उठाने के साथ साथ मंदिरों की व्यवस्था और सावन की सेवा वगैरह, इन सब चीज़ों को लेकर हमने युवाओं को जागरूक किया। हिंदू युवाओं को ये बताया कि हमारा जो जात पात का बात है, जो नेता हमारे बीच में आकर फैलाते हैं, ये कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि हम सभी बचपन से लेकर मरने तक हर जाति के लोगों से हमारा काम पड़ता है, हर जाति के लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे व्यापार करते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं। फिर आखिर वोट देने के समय में जात कहाँ से आ जाता है? दूसरी बात कि इस काम को करते हमने जो सेवा का कार्य किया, रक्तदान का काम किया, रक्तदान की स्थिति जो है वो आपसे छुपी नहीं है, चूँकि आप जिला के पुराने लोग हैं। यहाँ परिस्थिति 4-5 साल पहले ऐसी थी कि कोई ब्लड बैंक नहीं जाता था, लेकिन आज 4-5 सालों में हमने इतना ज़रूर कर दिया, हमारे साथियों ने इतना ज़रूर कर दिया है कि ब्लड बैंक से कोई लौटता नहीं है, उन्हें ब्लड उपलब्ध होता है। और ब्लड बैंक की असुविधाओं को और अस्पताल की असुविधाओं को दूर करने के लिए हमने स्वास्थ्य मंत्री से लेकर स्थानीय मंत्री और बाकी लोगों तक भी संदेश पहुंचाया, लेकिन उनके माध्यम से कभी भी किसी तरह की मदद नहीं हुई। इन सब चीज़ों को लेकर भी दिल में बात चल रही थी। कोविड-19 की बात आप देख लीजिए, कोरोना काल में भी हमारे संगठन ने राशन पहुंचाने का काम किया। हमारे संगठन ने खून की कमी नहीं होने दी अपने ब्लड बैंक में। और रोटी बैंक नाम की एक संस्था, जो सहयोगी संस्था है, छोटे भाइयों के द्वारा संचालित होती है, उनके माध्यम से इतना सुंदर प्रयास किया गया, लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन उसमें नेताओं ने तब काम शुरू किया जब उन्हें लगा कि अब हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब गरीबों को भोजन कराना भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो अच्छा है, इतना समझदार तो लोग है ही। कोविड-19 खत्म होने के बाद बाढ़ की परिस्थिति आई। बाढ़ की परिस्थिति में ढाक के 3 पात परिस्थिति ऐसी हुई कि पूरा नगर डूब गया, पूरा का पूरा शहर बाढ़ के पानी से नहीं, अपने नहाए धोए पानी से डूब गया, बरसात के पानी से डूब गया। जबकि निरंतर विकास का कार्य बिहार ही नहीं संपूर्ण देश में चल रहा है। समस्तीपुर के अंदर भी निरंतर नाला निर्माण और सड़क निर्माण, गली गली का निर्माण किया जा रहा है। तो जब इतना नाला बन गया, इतना सड़क बन गया, तो फिर उन नेताओं से भी मैं पूछना चाहता हूं कि भाई फिर ये जल जमाव कैसे? इसका मतलब है कि उस काम में भ्रष्टाचार हुआ है। बिना किसी तकनीक के, बिना किसी रोड मैप के नालों का निर्माण कराया जाता है। मोटे कमीशन को लेकर के ठेकेदार काम करते हैं, ठेकेदार को कमीशन बांटना पड़ता है। इसके कारण जैसे तैसे नाला का निर्माण होता है, जिसके वजह से आगे पानी नहीं निकल पाता है नदी के तरफ। यहाँ पंपिंग सेट की पंप की जो व्यवस्था अच्छी नहीं है, ताकि ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा अगर लॉक करता है पानी बढ़ने के कारण, तो हम उसको पानी को पंप के माध्यम से नदी में फेंक सकें, इसकी व्यवस्था नहीं है। पूरा विधायक जी, हमारे स्थानीय विधायक का करीबी मोहल्ला जो धर्मपुर मोहल्ला है, पूरा का पूरा धर्मपुर और पंजाबी कॉलोनी वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 9 तीनों वार्ड पूर्णतः जलमग्न रहा। बीएड कॉलेज की स्थिति ऐसी रही कि वहाँ स्टीमर चलाया जा सकता था। शहर का प्रतिष्ठित महाविद्यालय RNAR कॉलेज, आज भी उसके परिसर में आप नहीं जा सकते हैं। तो पानी से शहर नहीं डूबा है। यहाँ की परिस्थिति ने बताया है
कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने निकम्मे हैं, ये उनकी प्रतिष्ठा डूबी है। इन सब चीज़ों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार मैं जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ मैंने अपना पूरा समय दिया है और उसको सफल बनाने के लिए हमने अपना तन मन धन लगाया, हमारे साथियों ने अपना पूरा जोर लगाया है। तो राजनीति में तो लोग इसलिए आते हैं ना कि समाज की सेवा करेंगे। चापलूसी करने भी तो राजनीति में आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चापलूसी का मतलब ये है कि जो नेता के जो साथ रहने वाले जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, एक तो जनता से उनका भेंट होता नहीं है नेताजी का, कभी भोज उज खाने के बहाने या फिर फीता काटने के बहाने नेताजी जनता के बीच में जाते हैं। तो जब जिस किसी के दरवाजे पर होते हैं वहाँ अगर पड़ोस का कोई व्यक्ति नेताजी को ये बोलने का प्रयास करता है कि नेताजी आप इतने सालों के बाद यहाँ आए हैं, देखिए हमारे क्षेत्र की सड़क की हालत क्या है, देखिए हमारे क्षेत्र के विद्यालय की हालत क्या है, हमारे स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस समय जिसके दरवाजे पर नेताजी जा गए रहते हैं वहाँ पर के लोग बोलते हैं कि तोरा यह समय मिल रहा बतियाए के, हमर प्रतिष्ठा से तू खेल रहा है, विधायक सांसद हमारा दूरा पर आयल है तो तू ओकरा बेइज्जत कर रहा है। जब नेताजी हमारे बीच में आएंगे तो लोग उनको बोलने नहीं देंगे और बाकी समय नेताजी हमसे मिलेंगे नहीं, तो गाड़ी के अंदर से ऐसे ऐसे करते हुए निकल जाना है उनको, उनका काफिला तो रुकता नहीं है। कहाँ ध्यान जाता? अब कहा नेता का ध्यान ही नहीं है लोगों के ऊपर। जो जिस मोहल्ले का विधायक होता है उस मोहल्ले में जब वो विधायक पैदल नहीं चल सकता है, पैदल अपने मोहल्ले में नहीं घूम सकता है, मोटरसाइकिल से अपने नज़दीक के टाउन में शहर में आसपास में नहीं घूम सकता है, कैसी नेतागिरी है? उनके पुराने समय का कुछ बात बताइए। पुराने समय की बात है कि अब बहुत सारी बातें तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, लेकिन इतना ही जानता हूं कि एक साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति था और उसे जनता ने सहयोग किया, जनता ने जनाधार दिया और उस व्यक्ति की आज सेवा की परिभाषा बदल चुकी है। कुछ खास लोगों के बीच में उनकी मित्रता है और कुछ खास लोग उनके ठेकेदार हैं। चाहे जल नल की योजना हो, चाहे नाला बनाने की योजना हो, पूरे धर्मपुर के लोग ठेकेदार हो चुके हैं। धर्मपुर के 20-22 साल के लड़के ठेकेदारी के लिए पर्चा भरते नजर आ जाएंगे आपको आसानी से। लेकिन आप ये बताएं कि हम बाकी पूरी दुनिया को नहीं जानेंगे, हम पंजाबी कॉलोनी धर्मपुर के रहने वाले हैं, हम इतना ही जानेंगे कि इतने ठेकेदार रहते हुए जहां विधायक खुद रहता हो, विधायक के दरवाजे पर अभी भी पानी लगा हुआ है, उन्होंने अपने घर के आसपास के नालियों को ठीक नहीं करवाया। चकनूर और धर्मपुर के बीच में जो बाईपास का निर्माण हुआ, जो पुल रोड बनाया गया बांध के ऊपर में, उस बांध की स्थिति आप देख लीजिए। लचका पुल से लेकर के सिलौत तक में जो गिट्टी डाला गया था उस पर आज तक पिच नहीं हो पाया और धर्मपुर से लेकर के रहमतपुर के थोड़ा आगे से लेकर के जो पुल तक, अपने लचका पुल तक जो रोड बनाया गया, उस रोड की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आपका वहाँ पे रिक्शा लेकर के जाना मुश्किल है। तो क्या है विकास? आपका अपना एजेंडा क्या है और क्या सोच के चुनाव लड़ने का फैसला किया है? देखिए, सबसे प्रथम है एजेंडा, तो प्रथम है कि मैंने इतने देर में जो बात कहा सो मैंने अपने अनुभव को बताया है कि हर वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में नेता को काम करना चाहिए, हर वो क्षेत्र जहां नेता की उपस्थिति होनी चाहिए, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता अगर किसी को चुनती है तो जनता उसकी ओर देखती है, उसकी ओर ताकती है कि ये हमारा भला करेगा। लेकिन किसी भी क्षेत्र में नेताजी ऐसा दिखता नहीं है कि नेताजी करेंगे। अभी तो मैं राजनीति में बहुत कच्चा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में मैंने काम किया है तो राजनीति का बहुत अनुभव नहीं है और मुझे पता नहीं है कि कितना दायरा होता है राजनीति का। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे कार्यकाल में पैसा लौटकर वापस नहीं जाएगा, बल्कि मेरे कार्यकाल में मैं सरकार से और पैसे का डिमांड करूंगा अपने क्षेत्र के लिए। जैसा आपको पता होगा कि हमारे समस्तीपुर 133 का पैसा भी 50% पैसा वापस हो गया, जबकि यहाँ आज भी आधे अधूरे काम हैं। मुख्य सड़क से 100 फीट 200 फीट सड़क निर्माण करा दिया जाता है और वहाँ पे सिलापट लगा दिया जाता है मंत्री और विधायक का, सांसद का। जबकि आप जब 100-200 मीटर उस गांव में गली में अंदर जाइएगा तो मालूम चलेगा कि थोड़ा आगे जाने के बाद उसका रोड समाप्त हो चुका है, फिर खरंजा है या कच्ची है। तो सर्वप्रथम यहाँ की जो ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, जो निर्माण कार्य, चूंकि निर्माण तो बहुत आवश्यक है, विकास जो निर्माण के नाम पर जो विकास होता है उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिसमें हर नेता के पास कमीशन पहुंचता है, मैं उसको बंद करवा दूंगा। वर्तमान में विधायक जी हैं, उनका कहना है जो बिहार में जितना किसी भी जिले में काम नहीं हुआ या किसी भी विधानसभा में जितना काम नहीं, उससे अधिक हमने काम करा है। क्यों नहीं बोलना है भाई, क्यों नहीं बोलना है? अभी अगर हम बोल दें कि हम
अभी बोले ना आपको कि 2000 यूनिट करीब हमने ब्लड डोनेशन करवाया है। हम कह देंगे कि हम 20,000 यूनिट करवाए हैं तो कोई खोजने जाएगा क्या? कोई उसका खतियान उलटने जाएगा क्या? केवल बातों से ही बात करनी है जनता के बीच में कि बहुत तरीके की बात है। ऐसे बहुत सारे केस हुए जो धर्मपुर से रिलेटेड केस हैं, उन सभी केसों में या तो संधि कर ली गई, नहीं तो केस का कुछ नहीं हुआ। हर जगह पे उत्पात मचाया गया लोगों के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विधायक जी के सामने में होती रही और वो कुछ नहीं बोल सके। समस्तीपुर के अंदर आज तक किसी भी चीज़ के लिए मोर्चा खोला हो, भोला टाकी चौक के लिए कहते हैं कि हमने आवाज़ उठाया विधानसभा में। भैया आप जब सीईए विरोध में सीईए के विरोध में आप कहीं प्रदर्शन कर सकते हैं, आप सरकार के किसी नीति में ये कर सकते हैं, SC/ST एक्ट को लेकर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब सरकार के विरुद्ध अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आपने किया, खूब किया। नहीं, आप यहाँ पुल की बातें करते हैं, उन्होंने विधानसभा में इस बातों को उठाया जिसका वीडियो क्लिप हमारे पास। कोई मतलब नहीं है वीडियो क्लिप का। हमको बोलिए ना, हम हमेशा उठाते रहेंगे वीडियो क्लिप में बात को। हमको ये आपसे जानकारी चाहिए कि आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने यहाँ आसपास के लोगों को कब एकत्रित किया, कब आंदोलन के लिए तैयार किया, क्यों नहीं प्रेरित किया कि आंदोलन का मार्ग अपनाया जाए, क्यों नहीं यहाँ जाम लगाया गया। बाकी चीज़ में जाम लगा तो क्या वो कानून का हनन नहीं था? लेकिन आज अगर हम अपने अधिकार के लिए भोला टाकी चौक पर गुमटी बनने के लिए हम अगर यहाँ टेंट पंडाल गाड़ कर 1000, 2000, 5000 लोगों को जुटाकर, स्थानीय लोगों को जिनको भी समस्या है, हम अगर यहाँ पर जाम प्रदर्शन करते, हमारी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती। लेकिन हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का है, कैसे काम चलेगा? एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव है, इसमें आप वोट किस बिना पे मांगे और क्या कह के मांगेंगे? जबकि आप हिंदू धर्म प्रचारक हैं, तो आपको दूसरे धर्म या दूसरे जाति का वोट कैसे मिलेगा? मेरा जो काम है, मैंने हिंदू हित के लिए काम किया। मेरा बैनर हिंदू पुत्र है, मुस्लिम विरोधी पुत्र नहीं है, ठीक है। और हिंदुत्व के लिए काम करना मतलब स्वधर्म सर्वश्रेष्ठ। आपने जिस भी धर्म में जन्म लिया है उस धर्म की मर्यादा का पालन करना आपका कर्तव्य बनता है। और रही बात कि हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों को हमारे विरुद्ध जो भड़काया गया, तो मैं आपसे, आप पत्रकार हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप एक भी कोई ऐसी घटना बताएं जो बादल के द्वारा घटित घटना हो, बादल ने जानबूझकर कहीं आग लगाने का काम किया होगा। ऐसा मैंने नहीं किया है। मैंने हिंदू समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। लेकिन विवाद में तो आप आ गए। समस्तीपुर जैसे शहर में कई बार हिंदू मुस्लिम राइट का ऐसा मॉब बन गया जिसका लोगों ने आपको श्रेय दिया, आपके ही कारण हुआ। ये ठीक है, देते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, देना भी चाहिए। देना इसलिए चाहिए कि आप दुर्गा पूजा के मूर्ति पर चप्पल फेंक दीजिएगा, पत्थर फेंक दीजिएगा, तो आप पर अगर जूते पड़ेंगे तो क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है, एकदम सही है। आप पहले क्या था कि कुछ असामाजिक तत्व कुछ भी करते थे और उन्हें जवाब नहीं मिलता था, अब जवाब मिलता है। मैंने किसी को भड़काया नहीं है, मैंने बस उन्हें हिंदू समाज को शक्ति का एहसास कराया है कि हमारे यहाँ जो जातिवाद में हम लोग जो बटे हैं, टूटे हुए हैं, हम भी एकजुट हो सकते हैं। रामनवमी के माध्यम से हमने अपने शहर को, अपने जिलावासियों को ये दिखाया है कि अगर व्यक्ति ईमानदार हो और प्रयास ईमानदार हो तो हर वर्ग का व्यक्ति एकजुट हो सकता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि हजारों हजार, 10-20 हजार लोगों की भीड़ को लेकर मैं इसी भोला टाकी चौक से निकला और पूरे शहर का भ्रमण हुआ, नगर का भ्रमण हुआ। लेकिन कोई एक पैदल चलता हुआ व्यक्ति भी ये नहीं आरोप लगा सकता है हमारे ऊपर कि उसे धक्का भी दिया गया हो। ये हमारी शालीनता है, ये हमारा संस्कार है। जबकि वही आप दूसरे जुलूस में भी एक बार देख लीजिए नज़र उठा करके कि कहीं टेम्पू पलट दिया जाता है, कहीं एम्बुलेंस का शीशा फोड़ दिया जाता है, कहीं डॉक्टर पीटा जाता है। तो हम अपनी मर्यादा में रहकर काम करते हैं। हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, हमको किसी की दूसरे धर्म के हम विरोधी नहीं हैं, हम हिंदू समर्थक हैं। हमें हिंदुत्व से मतलब है, हमें अपने संस्कृति से प्यार है। रही बात वोट मांगने की, तो हम रक्तदान समूह चलाते हैं, ब्लड डोनेशन के फील्ड में काम करते हैं। हमने तो कभी किसी को नहीं कहा कि ये हिंदू की संस्था है या मुसलमान की संस्था है या सिख या जैन या किसी और की संस्था है। सनातन के नाम से हमारी संस्था चलती है, सनातन रक्तदान समूह। सनातन धर्म के विषय में सभी लोग जानते हैं कि ये सबसे पुराना धर्म है। सनातन से ही, सनातन की ही शाखाएं अन्य पंथ की स्थापना हुई, उसी से निकलकर स्थापना हुई। कोई इससे इनकार कर ले, बड़े पढ़े लिखे लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उन्हें समझाऊंगा भी नहीं। लेकिन सनातन धर्म ही हमारे सृष्टि की नींव है, जड़ है, जिससे आगे अन्य पंथ की स्थापना हुई, लोग निकल कर किए।
तो सनातन धर्म कभी किसी का नुकसान नहीं किया है। अगर नुकसान करना चाहता तो हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य देश था। यहाँ अन्य धर्म के लोगों को बढ़ने फलने फूलने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ सबको समान अवसर दिया गया। हमारे संविधान ने सबको समान अवसर दिया, सबको ऐसी व्यवस्था प्रदान की कि वो देश के विकास के लिए और स्वयं के विकास के लिए काम कर सके। जबकि बाकी अन्य देशों में आप अल्पसंख्यक समाज की स्थिति देख सकते हैं। ये मुझे बहुत पता। आप जिस क्षेत्र से खड़े हुए हैं, जहाँ से आपने पर्चा भरा है, वहाँ अच्छी खासी बहुमत है, अच्छे खासे लोग हैं अन्य दलों के, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक हैं और वोटर आपके अच्छे खासे हो सकते हैं। तो उनसे कैसे वोट मांगेंगे ये बताइए। मैं उन लोगों से अपील करूंगा, हिंदू छोड़कर जो भी लोग हैं, मैं सिर्फ मुसलमान के नाम नहीं लूँगा, हिंदू छोड़कर अन्य जो भी धर्म पंथ के लोग हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा, कहीं सुनाई बातों पर नहीं जाए। बादल ने आज तक जो भी किया है वो अपने धर्म के हित के लिए किया है, किसी के अहित के लिए नहीं किया है, और हमेशा समाज में एकता बढ़ाने के लिए ही काम किया है। जितनी गालियां मुझे दी गई, जितना मुझे धमकी दिया गया, परेशान किया गया, उतना मैंने किसी को परेशान नहीं किया। किसने परेशान किया? यहाँ धर्मपुर के लोगों ने गाली बकी। मैंने एसपी के यहाँ आवेदन दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि पीतल भर देंगे। कारण बस हिंदू के लिए बात करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। इतनी भीड़ को जुटाकर समस्तीपुर शहर में जो काम किया हमने, उसको लेकर के कुछ असामाजिक तत्व जो धर्मपुर के रहने वाले हैं, उन लोगों ने इस तरह की बातें की। तो आप वोट मांगने जाएंगे तो नहीं हो सकता वोट मांगने। अब देखिए, जब क्षेत्र में हम चलेंगे तो क्षेत्र में जब हम चलेंगे तो उस बीच में जितने भी लोग मिलते हैं या मिलेंगे, मैं तो उनसे अपील करूंगा ही कि मुझे जितवाइए। वोट देना नहीं देना उनकी इच्छा। जैसे हमारी संस्था जो सनातन रक्तदान समूह है, वो मैंने हिंदुओं के लिए नहीं बनाई थी, मैंने लोगों के लिए बनाया था। मुस्लिम के बीच जाएंगे क्या? मुस्लिम हमारे संस्था में आकर ब्लड डोनेशन नहीं किए, मुस्लिम हमारे संस्था में आकर रक्तदान नहीं करते हैं। वोट मांगने जाएंगे तो जब रक्तदान नहीं करते हैं तो उनकी मंशा आपके सामने में है। वोट मांगने जाएंगे या नहीं? मैं जब सड़क पर चलूंगा, सामने जितने भी लोग पड़ेंगे, मैं उनसे अपील करूंगा कि मुझे जिताने के लिए काम करें, अपने समाज के बेटा को जिताने के लिए काम करें। ऐसे व्यक्ति को जिताने का काम न करें कि जिसको फीता काटने और भोज खाने के अलावा और कोई काम नहीं। मुस्लिम मोहल्ले में जाएंगे या नहीं? अगर आमंत्रित किया गया तो जाऊंगा। आप चुनाव में खड़े हुए हैं तो वोट मांगने तो आपको जानने का बनता है। मांगने जाने का बनता है तो मैं वैसे जगह पर कहीं भी नहीं जाना चाहूँगा जहां मेरे विरोध में किसी अन्य धर्म का व्यक्ति कोई गलत बात बोले और मेरे साथ जो समर्थक हों उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी विवाद उत्पन्न हो। मैं सामाजिक सौहार्द चाहता हूं और इसी कारण से अगर मुझे आमंत्रित किया जाएगा तो मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। अपने मन से मैं किसी भी ऐसे क्षेत्र में नहीं जाऊंगा जहां जाने से सांप्रदायिक माहौल, तथाकथित जो यहाँ के पुलिस वाले और बाकी लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है, तो मैं संविधान को मानते हुए कोई भी ऐसे क्षेत्र में नहीं जाने का काम करूंगा जहां मेरे जाने से सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाए। किस कारण आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या देख करके? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने जिस दो क्षेत्र में, हिंदुत्व के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, आज आपका ये भाई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है। युवाओं के बीच मैं सदैव से प्रिय रहा हूं और सदैव ही लोगों की सेवा के लिए, और 2 बजे रात में हो या जब भी हो, सुबह हो, दिन हो, रात हो, मैंने हमेशा लोगों के लिए काम किया है। पूरे कोविड-19 के बीच में, कोरोना महामारी में जब लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, तो भी हम और हमारी टीम अस्पतालों में जाता था और लोगों को रक्तदान करवाता था। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी ऐसा शहर का डॉक्टर नहीं होंगे, ऐसे डॉक्टर जिनसे हमारा परिचय नहीं है और वहाँ हमने किसी गरीब के उपचार के लिए उनसे मदद नहीं मांगी होगी। हमने 2 क्षेत्र में अगर काम किया तो मैं अपने आप को उसी क्षेत्र के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैंने स्पष्ट रूप से आपकी सेवा के लिए काम किया है। मैंने उसमें कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। और साथ ही साथ मेरी ये इच्छा है कि जो भ्रष्टाचार है, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्था की कमी नहीं है, बस उस व्यवस्था की समीक्षा करने वाले लोगों की कमी है। हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं है, शिक्षकों की बहुत कमी नहीं है। जो कमी है उसको फुलफिल किया जा सकता है। हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम भी अगर शिक्षक कम होते थे तो कंबाइंड क्लास कराकर क्लास लिया जाता था, क्लास को लीजर नहीं छोड़ा जाता था। तो शिक्षकों को जो आज मजदूर बना दिया गया है, तो उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मैं निश्चित रूप से आवाज़ उठाऊंगा। शिक्षकों की जो समस्या है मैं उस पर आवाज़ उठाऊंगा। साथ ही साथ जो निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार है, मैं उस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाऊंगा। उसके बाद अगर आपका एक मोबाइल चोरी हो जाता है, खो जाता है, आप मोबाइल के लिए सनहा कराने अगर थाना जाते हैं तो वहाँ भी आपको चुमाउन देना पड़ता है। हमारे यहाँ का लोकल भाषा है चुमाउन, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। और नहीं तो आपको साहब लोग बोलेंगे कि
काहे नहीं ठीक से संभाल के रखा था, रेगो मोबाइलो नहीं संभलता है, हेरा जाता है, तुम्हारा मोबाइले के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पर मैं लगाम लगाऊंगा, मैं खुद उस चीज़ के लिए प्रॉपर वे में काम करूंगा। साथ ही साथ जनता की एक शिकायत होती है कि नेताजी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अगर मैं जीतता हूं, मेरे यहाँ आपका एक भी कॉल ब्लैंक नहीं जाएगा, आपका कॉल खाली नहीं जाएगा। आपका फ़ोन अगर मैं नहीं उठाता हूं तो हमारे यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर प्रकाशित किया जाएगा, जो कॉल सेंटर का नंबर होगा, जिस पे हमारे समस्तीपुर विधानसभा के या हमारे आसपास के भी किसी विधानसभा के किसी व्यक्ति को हमारी आवश्यकता पड़ती है, हमारे सुझाव की आवश्यकता पड़ती है, तो उस कॉल सेंटर के नंबर पर आपका शिकायत या सुझाव दर्ज किया जाएगा और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपके समस्या के अनुसार मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा, आपसे संपर्क स्थापित कर आपके समस्या को ठीक करने का प्रयास करूंगा या आपके सुझाव को लागू करने का प्रयास करूंगा। इतना जब आप सामाजिक काम किए हैं तो कोई दल आपको बढ़ चढ़ करके आपको अपने साथ खड़ा कर सकती थी या कोई सिंबल मिल सकता था, आप निर्दलीय क्यों खड़ा होना पड़ा? राजनीति में मांगने की आदत नहीं है मुझे। मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, मैं बहुत साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, मैंने अपने दम पर काम किया और लोग जुड़ते चले गए। और आज राजनीति में जितने भी लोग रण क्षेत्र में आज टिकट बंटवारे से पहले घूम रहे थे, सारे लोग भावी प्रत्याशी थे और मैंने 2.5 महीना पहले अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। मैंने पहले ही दिन 5 अगस्त को जब घोषणा की थी, राम मंदिर शिलान्यास का पवित्र दिन था वो, और उसी दिन हमने घोषणा की थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आप लोगों का सुझाव चाहिए, हमने अपने साथियों से सुझाव मांगा था। हमने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि मैं किसी भी राजनीतिक दल, क्षेत्रीय स्थानीय कोई संगठन, कोई भी जातीय राजनीतिक संगठन से जुड़कर चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मेरे बारे में लोग जानते हैं कि बादल जो बोल देगा वो करेगा, इसलिए मैंने अपनी बातों को जो कहा था अपने 5 तारीख की घोषणा में, मैंने उस पर अमल किया। मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रयास ही नहीं किया संपर्क करने का, और मुझे खुशी है इस बात की, किस राजनीतिक पार्टी के पास मैं जाऊं, आप क्षेत्र में चले जाइए, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के विषय में जानकारी लीजिए, आपको गाली सुनना पड़ेगा। हमारे वर्तमान सांसद की स्थिति आप देख लीजिए, नामांकन कराने की स्थिति अभी हुई उनके भैयारियों की, सारे लोग उपस्थिति हुई सारे लोगों की, लेकिन कोरोना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो डीएम साहब से बात करते थे। यार, जनप्रतिनिधि का काम है लोगों के बीच में रहना, लोगों के समस्याओं को सुनना। जनप्रतिनिधि जो जीत कर यहाँ से जाते हैं वो लौट कर वापस नहीं आते हैं, और चुनाव के समय में पैसा बांटकर, प्रलोभन देकर, और माने विभिन्न तरीके का जो प्रलोभन होता है, जात का प्रलोभन देकर लोगों से वोट प्राप्त कर लेते हैं। जनता अपनी कीमत को समझ नहीं पा रही है, आसानी से नेताओं के हाथों या फिर पार्टी के हाथों बिक जाती है, या उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए वोट लोग अपना गिरा देते हैं कि मैं इतने सालों से इस पार्टी से जुड़ा हूं, कैसे किसी और को वोट दूं। इसको लेकर वो बहते हैं और किसी भी पार्टी के समर्थक किसी भी पार्टी को वोट दे देते हैं, जिसका परिणाम आज के बीच में है। जब तक हमारी जनता पार्टी को छोड़ प्रत्याशी को चुनने का काम नहीं करेगी, तब तक हमारे जनता की स्थिति यही रहेगी। देश के विकास में कोई भी सेवक बनकर जब तक नहीं आएगा, यही स्थिति होने वाली है। आपके खड़ा होने से दुख और हरास किसे है? किसी को नहीं है। थोड़े ना मेरे शरीर पर कांटा लगा हुआ है कि किसी को दुख हो जाएगा, हरास हो जाएगा। मैं एक साधारण आदमी हूँ, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, सामने दो बार से जीता हुआ विधायक है, और दूसरे तरफ से एक बड़े दल की प्रत्याशी जो है, जो पूर्व सांसद और विधायक रह चुके हैं। मैं तो उनके सामने तिनके के बराबर हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके पास बताने के लिए अपना कुछ भी नहीं है, और मेरे पास बताने के लिए मेरा किया हुआ काम है। उनके पास बताने के लिए अपने सरकार का काम हो सकता है, मेरे पास बताने के लिए मेरा खुद का किया हुआ काम है। मैं कहीं ना कहीं उनसे अलग हूँ। बहुत साधारण परिवार से होने के बाद भी मैंने हजारों लोगों का, मतलब इस जिला के अच्छे अच्छे पूर्व विधायक, मंत्री, कितने मुखिया और कितने बड़े बड़े लोगों का जान बचाया हमारे टीम ने खून दे करके। और हमारी सेवा, डॉक्टर के यहाँ किसी की मदद करनी हो, यहाँ से दिल्ली तक हो, हमने मदद किया है। तो हमारा यही है कि मतलब हमसे किसी को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक रूप से मैं किसी से भी अपना संबंध खराब करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो लोग भी ज़मीन से ही जुड़े हुए थे, आज उनकी स्थिति आप ही बता रहे हैं, फिर आपका फिर क्या होगा? जमीन कहाँ से जुड़े हुए थे? अभी राजनीतिक रूप से मैं अपने मंच पर दूसरे किसी नेता का नाम लेना नहीं चाहूँगा।
नहीं तो मैं नाम लेकर खुलकर बोल सकता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। आप बताएं कि जितने भी नेता हैं, अभी 2 काम को आप देख लीजिए। अभी नज़दीक में, पुरानी बातें तो लोग भूल जाते हैं, नज़दीक में कोरोना के बीच में से दोनों में से कितने लोगों ने समस्तीपुर विधानसभा के लिए काम किया? शाहीन जी को कुछ जगह हम लोगों ने देखा। कितने वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई? अस्पताल को स्पेशली कोविड के लिए जो फैसिलिटी उपलब्ध हो, इसके लिए कहाँ आवाज़ उठाई? आप बताएं, दूसरे तरफ से जो प्रत्याशी है उन्होंने कितने लोगों को राशन उपलब्ध कराया? कितने लोगों का राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए प्रयास किया? क्यों नहीं किया इन सब चीज़ों को? वो तो देखिए ही नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने का क्यों नहीं काम किया गया? बाजार 4 बजे सुबह से लेकर के 8-9 बजे तक मारवाड़ी बाजार और बाकी का बाजार चुपचाप खुलता रहा। क्या इन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया उस पर? गरीबों की दुकानें, सड़क के किनारे की दुकानें बंद रहती थी और मंडियां खुली रहती थी। कहाँ थे ये लोग? ये लोग कौन सी मंडी सजा रहे थे उस वक्त? क्यों नहीं लोगों के भलाई के लिए उन लोगों से अपील किया? मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुकान खोलना गलत है, अच्छा किया दुकान खोला। कब तक लॉकडाउन का पालन करता लोग? लेकिन हमारा जिम्मेदारी था जनप्रतिनिधि होने के नाते कि मैं उनसे अपील करता कि आप सहयोग कीजिए, आप लोगों की मदद कीजिए। यहाँ कितने जगह पर ऐसा हुआ कि प्रशासन के माध्यम से लोगों को राशन पहुँचाया गया? इसका आवाज़ कौन उठाता? प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? यहाँ के डीएम की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों की मदद से या सरकारी मदद से लोगों को डोर टू डोर राशन पहुँचाने का काम करते? सिर्फ बातें होती हैं। यहाँ तो क्वारंटाइन सेंटर में भी भ्रष्टाचार हुआ है, क्यों नहीं आवाज़ उठाया लोगों ने? क्या आप पत्रकार है, आपसे छुपा है क्या कि क्वारंटाइन में कितने लोग क्वारंटाइन कितने दिन के लिए होते थे और उसमें कितनी फंडिंग उनको हुई है? सो मैं बहुत राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और बहुत चीज़ों पर, लेकिन मुझे इतना तो सुनाई पड़ता है जो लोगों के बीच से बातें आती हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। मास्क बांटने में भ्रष्टाचार हुआ है। मुखिया जी को पैसा भेजा गया, उसमें मास्क नहीं बटा। क्या विधायक जी उस बात के लिए विधायक और सांसद आवाज़ नहीं उठा सकता है? क्या वो मुखिया से पूछ नहीं सकता है? नगर से लेकर हर जगह फंड आया मास्क और सैनिटाइजर बांटने के लिए, क्या बटा क्या वो? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? इसका मतलब है कि बराबर बराबर कमीशन सभी लोगों को मिलता है, इसलिए चुप रहते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, क्या जरूरत है जनता की? जनता के सुख दुख से, हित से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं इस तरीके के कामों का बिल्कुल विरोधी हूँ। जनता के लिए जो भी फंड आता है सरकार के द्वारा, वो 100% जनता तक पहुँचना चाहिए, वो उनका अधिकार है। जनता का पैसा सरकार के पास जाता है और सरकार के द्वारा ही वो वापस जनता के पास आता है। वो हमारा पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है, वो जनप्रतिनिधि का पैसा नहीं है। उसे सही तरीके से सही सुविधाओं को सही लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। नहीं तो शौचालय हो, इंदिरा आवास हो, मनरेगा हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, बाकी की जो भी व्यवस्थाएं हैं, सारे चीज़ों में घोटाला पर घोटाला। पहले घोटाला होता था, सड़क बनी नहीं, कागज़ पर काम हो जाया करता था। अब क्या है कि सड़कें बनती हैं, घोटाला बनाकर किया जाता है। मतलब अब के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, डायरेक्ट घोटाला नहीं करते हैं, सिस्टम से अब पढ़े लिखे लोग सिस्टम से घोटाला करते हैं। तो मैं इन लोगों के विरुद्ध खड़ा हूं, जो जनता का नहीं, जो जनता की सेवा में नहीं, मैं उसका विरोधी हूं। चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्तीपुर में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं है, ये पहले बताइए। कुछ है कहाँ? एक पार्क नहीं है कि लोग बैठ सके यहाँ पे, एक लाइब्रेरी नहीं है कि लोग वहाँ पर हमारे बुजुर्ग या हमारे बच्चों को पुस्तक उपलब्ध हो पाए। सरकार के द्वारा जो पुस्तकालय हर पंचायत में खुलवाया गया, उसका ताला तक नहीं खुलता है, उसके संचालन की उचित व्यवस्था नहीं है। शहर खुद अपने गंदगी से परेशान है। इतनी बड़ी आबादी के बीच में आए दिन यहाँ नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं, उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है समय पर। जबकि हमें लगता है कि शहरी क्षेत्र से पैसे की क्या कमी हो सकती है। नगर परिषद इतना बढ़िया कलेक्शन है यहाँ के टैक्स का। बस स्टैंड की हालत देख लीजिए, कई सालों से उसका टेंडर नहीं हुआ है, उसका पैसा तो नगर परिषद को ही जाता होगा। लेकिन हमारे नगर परिषद के जो महामहिम मठाधीश लोग हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी ही नहीं बनती है, चूँकि एक अपने आप में वो लोग एक इलेक्टेड पर्सन है, वो माने इलेक्टेड पर्सन का अपना एक पावर होता है, उस पावर का वो लोग पूर्ण रूप से दुरुपयोग करते हैं अधिकारियों के साथ मिलकर। अभी एक ईओ साहब का हुआ ना, सस्पेंशन या ट्रांसफ़र हुआ, तो ऐसे ही थोड़े हुआ है, ये मिली भगत सभी लोगों की है। शहर के सौंदर्यीकरण पर जैसे डीएम साहब जो कुंदन कुमार आए थे, उन्होंने ध्यान दिया, थोड़ा सा प्रयास किया, उन्होंने शहर की सुंदरता बढ़ी थी। एक समय में राधेश्याम बाबू थानेदार आए थे समस्तीपुर में, जाम की समस्या मारवाड़ी बाजार स्टेशन रोड से स्वतः ही समाप्त हो गई थी। उन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं,
बस एक बार उन्होंने सिस्टम बनाया कि आपको ऐसे चलना है और वो लोग चले उस पर। उनकी गाड़ी निकलते मात्र ही जितने चोर उचक्के रहते थे वो साइड हो जाते थे, पूरा स्टेशन चौक और बाजार खाली हो जाया करता था। उसके बाद भी थानेदार आए हैं, कुंदन कुमार सर के बाद भी और भी डीएम साहब आए हैं जो खुद क्वारंटाइन रहते हैं। वो शहर की विधि व्यवस्था को क्या ठीक करेंगे? एसपी साहब को भी ऑफिस से बाहर से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो शहर की स्थिति क्या सुधरेगी? हमारे शहर में सबसे बड़ी परिस्थिति है गलियों का संकरा हो जाना। लोग जमीन छोड़कर मकान बनाते नहीं हैं और सड़कों का अतिक्रमण करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो बाजार का जो मुख्य बाजार जो है हमारा शहरी क्षेत्र का जो मुख्य बाजार है, वहाँ नाला का निर्माण कराया गया था। नाला का निर्माण सड़क से 2.5 फीट 2 फीट ऊंचा कराया गया, जो नाले के पास कम से कम मोटरसाइकिल लगा करता था। अब क्या हुआ कि उस मोटरसाइकिल के जगह पर नाला का निर्माण ऊंचा करके कर दिया गया, और जब उसका कोई काम है नहीं तो दुकानदार भाई उसका उपयोग करते हैं, और गाड़ियां अब और 3 फीट बाहर लगती है। मतलब अगर 2 गाड़ी एक साथ अगर आ गई तो आप सड़क से पार करना आपके लिए मुश्किल है। उस समस्या के लिए जिम्मेदार यहाँ का नगर परिषद और जिला प्रशासन है। जितना भी नया मकान और मार्केट बना उसमें नीचे से ऊपर तक मार्केट ही मार्केट है, जबकि सही परिस्थिति होती, ये स्थिति से हम निपट सकते थे जब हम उचित में पार्किंग की व्यवस्था करते। सरकारी ज़मीन अगर कहीं पर है तो वहाँ पर हमको 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला करके हमें पार्किंग की व्यवस्था देनी चाहिए थी। फोकट में नगर परिषद को पैसा आता, एक बार बिल्डिंग का निर्माण कराने के बाद कोई भाड़ा किराया वसूलने का किचकिच नहीं होता। और जितनी गाड़ियाँ आती दिन भर में, शहर में कमी थी गाड़ी लगाने की, तो नगर परिषद हो या जिला परिषद की ज़मीन हो, अगर ज़मीनें हैं तो उन ज़मीनों में व्यवस्था करना चाहिए था पार्किंग का। अगर पार्किंग की व्यवस्था हो जाती है, वैसे स्थिति में हमारे शहर में जाम की व्यवस्था स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरी ये बात है, अभी जल नल की परियोजना एक चली, जल नल योजना के तहत जो भ्रष्टाचार हुआ है ये शब्दों में बता पाना मुश्किल है। शहरी क्षेत्र में जितना बना हुआ गली था, पक्का गली, उनको काटकर तोड़कर उसमें पाइप डाला गया। क्या शहरी क्षेत्र में जरूरी था ये? एकदम जरूरी नहीं था। यहाँ संपन्न लोग हैं, सभी के पास मोटर है, मान लीजिए कि ठीक है जरूरी भी था। अगर सरकारी व्यवस्था है तो लोगों तक पहुँच जाए, अच्छी बात है, पहुँचना चाहिए। लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, एक तो भ्रष्टाचार की पाइप और बाकी की क्या परिस्थिति है, कैसी है, उसका तो किसी एक्सपीरियंस आदमी को उसकी जांच करनी होगी। दूसरी बात, जो सड़क को काटकर नाला में वो उसके गैप में जो पाइप डाला गया, उसको सड़क के हिसाब से मजबूती प्रदान करना था, जिसको नहीं किया गया। सिर्फ खानापूर्ति की गई और वहाँ पे क्या किया गया कि पतला सा गिट्टी बालू सीमेंट डाल करके उसको मिला दिया गया। आज आप देख लीजिए, किसी भी गली में आप चले जाइए जहाँ जल नल योजना का काम हुआ हो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि लगभग 1 फीट सड़क, चाहे वो 5 फीट की गली हो या 3 फीट की गली हो, लगभग 1 फीट सड़क जो है वो अभी बरसात में वो सारा का सारा सड़क बैठ चुका है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? विधायक जी के करीबी लोग जो है काम करते हैं और यही भ्रष्टाचार करते हैं। बोलने पर झगड़ा होगा, बोलने पर समस्या होगी, बोलने पर समाज के लोग भी हैं जो उठकर आएंगे और बोलेंगे कि यार जो हो रहा है होने दो। तो एक बात बताइए बादल जी, आप विधायक जी पे बहुत चोट किए, आपके समस्तीपुर जिले से एक मंत्री भी है, उनके लिए क्या कहना है, उनके विषय में क्या सोच है? मंत्री जी को हमने आज से 4 महीना पहले एक जगह कहा था कि ब्लड बैंक में कुछ समस्या है। माननीय महेश्वर हजारी जी उद्घाटन करने आए थे, हमारे कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया गया था कुछ नेताओं के द्वारा। वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन हमने भूतनाथ मंदिर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा था, जिसमें 75 यूनिट रक्तदान हुआ था। वहाँ पे वो मुख्य अतिथि के तौर पर एक दिन पहले उनको निवेदन करके कुछ लोगों ने बुलाया, वहाँ के स्थानीय नेताओं ने बुलाया। वहाँ हमने अपनी समस्या को बताया वहाँ पे कि हमारे अस्पताल में और हमारे ब्लड बैंक में कुछ समस्या है। बीच में रेड क्रॉस के जो एक सचिव हैं वीडी के सब, उन्होंने बीच में टोक दिया, पूरी बात नहीं हो पाई। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने ये कहा कि हम समीक्षा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, डीएम साहब के यहाँ बैठक है, हम उस बैठक में बात करते हैं, देखते हैं। और आज 14 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना बीत गया। अगर सही में वो जनप्रतिनिधि होते और उन्हें ये दुख होता कि मैं किसी कार्यक्रम में उद्घाटन करने के लिए गया और वहाँ मुझसे सवाल पूछ दिया गया, मैं इस बात की तह तक जाऊँगा कि क्या समस्या और मैं उस समस्या को दूर करूँगा।
तो निश्चित रूप से वो अपने उन तथाकथित नेताओं के माध्यम से मुझसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते और मुझे बुलाते डीएम के यहाँ, और मैं डीएम के यहाँ बताता कि आप हमारे सरकारी अस्पताल में और ब्लड बैंक में की क्या परिस्थिति है और वहाँ किन किन समस्याओं से आम लोगों को गुजरना पड़ता है। लेकिन उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो बात स्पष्ट है कि मतलब ही नहीं है, आदत पड़ चुकी है कि कहीं पर नेताजी को गो बैक बोल दिया जाए या फिर नेताजी को जूते पड़ जाएं या किसी नेताजी को क्षेत्र में जा रहे हैं तो वोटर चुनाव का वोटिंग का बहिष्कार करें। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि अंतिम के 5-10 दिनों में वो ये जो है ना जिन, उसको खोल देना है। नेताजी का जिन निकलेगा, बोरा खुलेगा। हाँ, नेताजी का जिन निकलेगा। बोरा किस चीज का? वो अरे धनबल की राजनीति है, स्पष्ट रूप से धनबल की राजनीति है। जिनके पास पैसा है, बाहुबल है, वही लोग नेता बनते हैं। टिकट खरीद बिक्री में क्या क्या होती है किसको नहीं पता है। कैसे रो रो कर टीवी पर इंटरव्यू आता है नेताजी का, वो सब देखते हैं कि हमको नहीं दिया, दूसरे को दे दिया, बेच लिया टिकट। तो कोई झूठ नहीं है। आग थोड़ी चिंगारी भी होती है तभी धुआं निकलता है। तो नेताजी लोग अपना पिटारा खोलेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, उनके एजेंट लोग अपने लोगों को मैनेज करेंगे, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं पैसे के लोभ में, तो करेंगे। आपका क्या होगा? हमारे पास कुछ है कहाँ की होगा। हमारे पास बांटने के लिए प्रेम, स्नेह, अपने काम को बताने के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो अभी 2-2.5 महीने से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ। कभी आप पेट्रोल भरवा दे रहे हैं, कभी कोई और पेट्रोल भरवा दे रहा है। मैं ऐसे करके घूम रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है क्या जो आपको वोट लोग दे सकते हैं? वोट क्यों नहीं देंगे? इन नेताओं के भ्रष्टाचार से परेशान है लोग। इन नेताओं की जो स्थिति है, जो जनता के बीच में ये जाते नहीं है, उससे परेशान है लोग। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरी सेवा को सम्मान मिलेगा। आप यदि विधायक बन गए समस्तीपुर विधानसभा 133 के, तो आप सबसे पहला काम कौन सा होगा जिस पे आप फोकस कर चुके हैं या करेंगे? सबसे, मैं चूँकि स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ा हूँ और स्वस्थ व्यक्ति ही बाकी चीज़ों की व्यवस्था कर सकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो पढ़ेगा, व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो ही भोजन की व्यवस्था करेगा, व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तभी अच्छे या बुरे घर में, झोपड़ी हो या महल में रह पाएगा। तो मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो मैं सर्वप्रथम समस्तीपुर की स्वास्थ्य के व्यवस्था को ठीक करने का काम करूँगा, चूँकि मैं उसको नज़दीक से देख रहा हूँ। वहाँ क्या क्या कमी है मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, और मैं किसी भी डॉक्टर से आग्रह कर सकता हूँ। मेरा संबंध बहुत अच्छा है यहाँ के अच्छे डॉक्टरों से, लगभग सभी अस्पतालों से मेरा संबंध अच्छा है। तो मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से पहले चोट करूँगा, ताकि हमारा जो जनता है वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, और वो जब स्वस्थ रहेंगे तो बाकी की जो व्यवस्था है उसको भी हम ठीक कर पाएंगे। बाकी तो बहुत सारा काम है जिसको ठीक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आखिरी अपील मैं जनता से करना चाहूँगा कि हर बार की तरह आप जिस प्रकार से हर व्यक्ति का अधिकार है, मताधिकार है, तो मत का मतलब है अपना मत, अपने मन से किया हुआ मतदान। आपका वोट ही प्रतिनिधि को चुनता है। आपका वोट एक ऐसे प्रतिनिधि को चुन सकता है जो समाज के बीच रहकर लोगों के हित के लिए काम कर सके, सरकारी योजनाओं को 100% आपके पास पहुंचाने का काम कर सके, आपके सुख दुख का साथी बन सके। तो आप अपना वोट किसी पार्टी को ना देकर व्यक्ति को दें, प्रत्याशी को दें। चूँकि पार्टी आपके बीच काम करने नहीं आएगी, आपके बीच काम करने प्रत्याशी आता है। आप ये मत सोचें कि आपका वोट खराब हो जाएगा या हम जीतने वाले व्यक्ति को ही वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में अपने आप को कोसने से अच्छा है कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जिसने आपके लिए काम किया है, जिसके मन में संवेदना है समाज के प्रति, जिसके मन में करुणा है अपने लोगों के प्रति, जिसके मन में जीव पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक के लिए करुणा प्रेम है। और अपील करूँगा कि आप अपना मतदान अच्छे व्यक्ति को करें, अपना मतदान आप अपने मन से करें, किसी नेता के कहने पर ना पड़े। अभी हम बात कर रहे थे अविनाश कुमार बादल सिंह जी से। ये विधानसभा 133 के प्रत्याशी हैं। इनके बैनर पे लिखा है, बहुतों को हमने देखा है, बहुतों की दावेदारी है, समस्तीपुर ने माना है, अब अविनाश कुमार की बारी है। जोश और जज्बा इनके साथ है, इन्हें बहुमत चाहिए। और आप देखिए, आपके लिए अच्छे और सुनिश्चित और सुदृढ़ कौन नेता है, आप उन्हें अपनाइए।
नमस्कार।